गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट चैप्टर। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सबको हिमाचल की वादियां अच्छी लगती हैं, पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है। यस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना। आप सबको भी अच्छा लगता होगा। और वैसे भी इन दिनों में जब स्नोफॉल होती है ना, जब बर्फ पड़ती है, तो पहाड़ों में जाने का कुछ अपना ही मजा है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कुछ इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका क्या नाम है, चुनौती हिमालय की। पर चैप्टर के नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि चुनौती हिमालय की, यानी कि हिमालय पे चढ़ने के लिए हमें कोई चुनौती दे रहा है। लेकिन हमें कोई चुनौती हिमालय पे चढ़ने के लिए क्यों देगा? हो सकता है कि जो ये बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं इस समय, उन पर चढ़ना ही हमारी एक चुनौती है। जैसे कि आपने बड़ा देखा होगा, अमरनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ एक तो बर्फ पड़ी हुई होती है और उनके साथ साथ, उनके रास्ते के साथ साथ एक खाई भी जा रही होती है, जो कि चढ़ना और भी ज्यादा हमें मुश्किल होती है। बर्फ के बीच में रास्ते बने होते हैं कई बार। तो ये जो हमारा चैप्टर है कुछ इसी से संबंधित है, कुछ इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ये किसके लिए है, कौन है। आइए तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे, यानी कि ये जो चैप्टर है किसके ऊपर है, हमारे जवाहरलाल चाचा नेहरू जी जब इन पहाड़ की वादियों में घूमने गए, उन्होंने इस पाठ को लिखा है, यानी कि जो पाठ है उनके ऊपर आधारित है। मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुक्त कुली ने बताया, सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो जब हमें पता चल जाए कि इस पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, क्यों ना देखने चले जल्दी से। पर उस पहाड़ को ही पार करना सबसे मुश्किल है। देखने में जो चीज आसान लगती है, करने में वही चीज मुश्किल होती है। तो आगे देखिए। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है, किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। जब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए, यानी कि बर्फ से ढकी हुई वो पहाड़ी के ऊपर चलना, चढ़ना और भी उन्हें सुनने में इतना मजेदार लगा, जो कि चढ़ने में बहुत ही मुश्किल था। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, शाब मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। अवकाश में रात्रि की कलीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए सरकते आ रहे हैं, यानी कि पहाड़ से ढके हुए पहाड़ों के जो बर्फ के जो पहाड़ बने हुए थे, वो ग्लेशियर हमें दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे हम जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारी तरफ ही खिसक के आ रहे हैं। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। बर्फ के ऊपर चढ़ते चढ़ते ठंडी हवा चल रही थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेट के चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम
पर्वतशाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, 8 मील पार करने हैं। पर उन्हें देखने में क्या बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई करने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये तो आपको भी पता है, जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होती है। आपने सुना होगा जैसे हम वैष्णो देवी भी जाते हैं या जो अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो जब वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं या जहां पर मंदिर है, जहां पर भवन है, वहां पर सांस लेने की बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है। सांस लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ हम इतनी ज्यादा चढ़ाई करके आए होते हैं तो हमारा शरीर वैसे ही फूलना शुरू कर देता है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, यानी कि ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई थी। लगता है जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। वहां पर जब ज्यादा बर्फ होती है तो खून जमना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की संभावना होती है। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरह थकान उस पर से सीधी चढ़ाई। सॉरी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस इस झलक दिखाकर बर्फ धुंधले के में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे। उस वक्त अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ना ढीलापन था, ना बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, दुर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस दौरान उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने सपाट बर्फ का मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक जा पहुंचा था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी।
अचानक उनका पैर फिसला, वह लड़खड़ाए और इससे पहले कि वह संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। शाप गिर पड़े, किशन चीखा। जवाहर! भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने और नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना व जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी से पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि गिर जाए तो उनका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़, जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो ये जो हमारा चैप्टर था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार था, जिससे आपको भी बर्फ वाले पहाड़ों पर जाने की उत्सुकता हो गई होगी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? कि हमें अगर ऐसी पहाड़ियों पर जाना है तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हमारे पास बचने के लिए सारा सामान होना चाहिए। और आप भी कोई बर्फ वाला पहाड़ तो नहीं, फिर भी कोई हिमालय की वादियां या पहाड़ों की सैर के बारे में जरूर लिखेंगे सभी। ये आपका गतिविधि कार्य है और इसी के साथ हम करेंगे अपने कठिन शब्द, वाक्य बनाओ और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू बेटा।